Hello, all the future officers. I welcome you all in yet another video of our science PYQ series for CAPF Assistant Commandant. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2021 में आए हुए साइंस के सारे PYQs को। बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द टाइम elapsed between viewing a lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 seconds. If the speed of sound and light in air are 330 meter per second and 3 into 10 to the power 8 meter per second respectively, how far away is the storm? अब आपको पता ही है कि भाई जब भी लाइटनिंग होती है तो हमें जो उसका थंडर सुनाई देता है वो बहुत बाद में सुनाई देता है। वो इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑब्वियसली मच मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि भाई कोई भी एक क्लाउड होगा, ठीक है ना। अब इस क्लाउड से जो भी लाइटनिंग स्ट्रक हुई एक बंदे को यहाँ पे दिखी और उसके बाद पीछे से थंडर की आवाज आई। ठीक है, अब जो लाइटनिंग उसको दिखी यहाँ पे, यहाँ से अगर टाइम को शुरू किया जाएगा तो उसके बाद 10 सेकेंड के बाद आकर के उसको जो आवाज सुनाई थंडर की। सो बेसिकली देयर वाज द 10 सेकेंड का डिफरेंस इन व्यूइंग द लाइटनिंग एंड लिसनिंग टू द थंडर। और स्पीड ऑफ साउंड हमको दिया हुआ है, हमको पूछा है कि भाई कितनी दूर है वो क्लाउड या स्टॉर्म। ठीक है, तो अभी हमको पता होता है एक फॉर्मूला दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड हमें पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज 330, टाइम इज 10, ये हो जाएगा 3300 मीटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन एयर। ठीक है, अब ये सारे हमारे पास जो विजिबल लाइट्स होती हैं दैट इज विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये सारी होती हैं। अब इसमें से हमें बोला है कि भाई ये जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है। सो बेसिकली हमें पता है कि ये जो 7 लाइट्स होती हैं, 7 कलर की डिफरेंट लाइट्स होती हैं, तो इसमें आप अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे टुवर्ड्स रेड तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, दैट इज रेड का सबसे ज्यादा होगा, वायलेट का सबसे कम होगा। एंड सिमिलरली अगर राइट टू लेफ्ट आएंगे आप तो इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी है हमारी, सॉरी सबसे कम वेवलेंथ है हमारी वायलेट की और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो वायलेट का जो होता है हमारा क्या कहते हैं वेवलेंथ दैट इज 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर का मतलब है 400 इंटू 10 raised to the power -9 मीटर्स। ठीक है, नैनोमीटर इज 10 to the power -9। अब इसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 10 to the power -3 इंटू 10 raised to the power -6। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमें क्योंकि माइक्रोमीटर पूछा है तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power -6 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 raised to the power -6 मीटर्स, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं 0.4 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड टू कुक फूड। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो बेसिकली आपके पास सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ईएम वेव्स होते क्या हैं। ईएम वेव्स क्या होते हैं? सो दोज वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, और इसके उल्टे होते हैं मैकेनिकल वेव्स जिसको कि मीडियम चाहिए। और मैकेनिकल में फिर दो टाइप्स आते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है ना, तो ईएम वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये सारे टाइप्स जैसे कि रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रेज। ठीक है, तो आप इसको ना याद करने की एक ट्रिक याद मैं बताऊंगा अभी आपको। और उसके अलावा इसमें भी हमें याद रखना होता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, अगेन तो जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू बढ़ती हुई लिखेगी, एंड सिमिलरली राइट टू लेफ्ट आएंगे तो आपको वेवलेंथ यानी कि लैम्डा
बढ़ता हुआ दिखेगा। सो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। एंड सिमिलरली गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि भाई किस किस चीजों का यूज है यहाँ पे। तो इन इज यूज टू कुक फूड। ठीक है। तो जो हमारा इंफ्रारेड होता है वेव, ठीक है, और माइक्रोवेव, दो दो की यहाँ पे बात करी गई है। तो जो इंफ्रारेड वेव्स हैं हमारे, उनका यूज होता है सोलर कुकर में। एंड जो माइक्रोवेव्स हैं उसका यूज होता है अवन में। ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों ही का यूज हो रहा है हमारे क्या करने के लिए, फॉर कुकिंग फूड। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। अदर देन दैट आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल द अदर यूजेस आल्सो फॉर ऑल द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक मैं ट्रिक बता दूं, दैट इज रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। अब ये फर्स्ट लेटर्स याद रखिएगा। ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है। ये आपको ऑर्डर बताने के लिए ये याद रखने की जरूरत है, ताकि आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर्स को अच्छे से याद रख सकें इन एग्जाम। क्योंकि इसके क्वेश्चन यहाँ पे तो चलो यूजेस के आ गए, तो वो स्टैटिक पार्ट यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग आ सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ सकता है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो प्लीज इसके एक चीज और याद रखना, कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है। मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द पेनिट्रेटिंग पावर। ऑलराइट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज an object is placed 10 centimeter in front of a lens. The image formed is real, inverted and of same size as the object. ठीक है। तो रियल हुआ है, इन्वर्टेड हुआ है एंड सेम साइज। ठीक है। लेंस में व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। ठीक है। तो हमें लेंस पूछा है और फोकल लेंथ पूछा है लेंस का। ठीक है। सो बेसिकली रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ अ लेंस, यहाँ पे सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो बना है। ठीक है। इमेज जो है और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम है। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम है हमारा। तो बेसिकली अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को यूज करूं और मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे रखूं, ठीक है, मतलब फोकल लेंथ के डबल, जो कि हमारे जो मिरर्स में होते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे 2f लेंस में। ठीक है। तो 2f पे मैं अगर रखूं ऑब्जेक्ट को, तो इसका जो इमेज बनता है वो भी 2f पे ही बनता है। और बस ये रियल इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का होता है। ठीक है। तो अब हमें मुझे पता चल गया कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैं नेचर ऑफ लेंस बता सकता हूँ, दैट इज कॉन्वेक्स। अब मुझे पता है 2f पे रखी हुई है इमेज या ऑब्जेक्ट, और वो क्या है 10 सेंटीमीटर, तो मुझे f यहाँ से मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, आप देखोगे वो कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब ये है कि लाइट जाएगी और उसके बाद में सारी की सारी इधर से जो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है। सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। और इसका उल्टा होता है कॉनकेव, उसमें लाइट जा करके डाइवर्ज होती है। ठीक है, डाइवर्ज होती है। तो कनकेव लेंस इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड कन्वर्जिंग। क्लियर है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which one of the following statements with regard to short sighted person is correct। अब यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। पहले बता देता हूँ शॉर्ट साइटेडनेस होती क्या है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि इंसान को दिख रही है पास की चीज, है ना, नजदीक की चीज बहुत आसानी से दिख रही है, बट फार विजन जो है उसका, ये सही है, ये नहीं है। ठीक है। फार दूर की चीजें उसको ब्लरी दिखेंगी। इसका उल्टा होता है फार साइटेडनेस में। फार साइटेडनेस में क्या होगा, दूर की चीज तो दिखेगी बट नियर विजन नहीं होगी। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मायोपिया, इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। देन ओल्ड एज में जाकर के, ओल्ड एज में जाकर के जो हमारे, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो हमारे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम चश्मा लगाते हैं, मतलब उनको पास की चीज नहीं दिख रही है। ठीक है। तो ओल्ड एज में जाकर के अगर मायोपिया होता है तो उसका नाम हो जाता है
प्रेसबायोपिया। ठीक है, दैट इज दिस इज ऑल्सो शॉर्ट साइटेडनेस बट इन या ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक है, देन एक और चीज होती है, अगर चलो वो मैं लास्ट में बताता हूँ एक चीज और, पहले इसके सबके करेक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जब भी मायोपिया होगा तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, जब भी हाइपरमेट्रोपिया होगा तो हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सिमिलरली प्रेस बायोपिया भी, क्योंकि पास की चीज नहीं दिख रही है तो हम इसको यूज करने के लिए ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज करेंगे। देन अब जो मैं बता रहा था आपको, कुछ कुछ लोगों में मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो जाते हैं, तो उनको फिर बाइफोकल लेंसेज लगते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो आप। ये हमारा एक मायोपिक आई है, जिसमें कि अब हम यहाँ क्या करेंगे, कनकेव लेंस लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस देखोगे आप तो यू विल गेट टू नो दैट जो ऑप्शन बी है, दैट इज अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड एंड अ कनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, सो दैट इज करेक्ट। ऑलराइट, next we have which one of the following cell organelles is not found in animal cells। ठीक है, अब एनिमल सेल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं और प्लांट सेल्स ऐसे दिखते हैं। अब आप देखोगे कि प्लांट सेल में ये आउटर लेयर, ये जो येलोइश कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, और उसके अंदर एक ब्लूइश कलर की वॉल दिख रही है आपको, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में आपको नहीं दिखेगी। एनिमल सेल में सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेल वॉल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज होती है। देन लाइसोसोम, लाइसोसोम का हम सबको पता है ये क्या होता है, दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, और एक और नाम है स्कैवेंजर दिस सेल। ऑलराइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज लार्ज एयर स्पेसेस। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज की बात आती है तो इसको देख लेते हैं पहले कि प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। सो बेसिकली प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, देन मेरिस्टेमेटिक में तीन तरीके के होते हैं, एक होता है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एक हो गया हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, और एक हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इनमें अभी भी सेल डिवीजन हो रहा होता है। हाउएवर परमानेंट टिश्यूज में जो सेल डिवीजन है वो बंद हो चुका होता है। ठीक है, तो अब जो परमानेंट टिश्यूज हैं उसमें दो टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, एक होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं इसके भी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, मैं आपको बताऊं तो एक होता है हमारा पैरेन्काइमा, एक होता है कॉलेनकाइमा, और दूसरा होता है, तीसरा होता है स्केलेरेनकाइमा। ठीक है, ये तीन। अब जो पैरेन्काइमा है उसका काम है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए जो टिश्यूज होते हैं उनको बनाना। ठीक है, जो कॉलेनकाइमा है वो क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करता है, एंड स्केलेरेनकाइमा जो है ये डेड सेल्स से बना होता है, और इसका काम होता है सपोर्ट देना
ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज लार्ज एयर स्पेसेस। ठीक है, तो पैरेनकाइमा का एक पार्ट होता है जिसमें कि एयर स्पेसेस होते हैं, या टाइप्स, एक टाइप ऑफ पैरेनकाइमा होता है जिसमें कि एयर स्पेसेस होते हैं, उसका नाम होता है एरेनकाइमा। ठीक है, सो दैट इज वाई आंसर हियर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में। Simple permanent tissues are usually loosely arranged. There's large air spaces between cells are found in these tissues. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called as parenchyma. ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको बीच में एयर स्पेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, लिगामेंट, टेंडन, स्मूथ मसल एंड कार्टिलेज। अब जो लिगामेंट होता है इसका काम होता है बोन टू बोन ज्वाइन करने का। ठीक है, जो टेंडन होता है उसका काम है मसल को बोन से ज्वाइन करने का। ठीक है, एंड जो कार्टिलेज होता है इसका काम है, ये एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ठीक है, तो जो भी हमारे फ्लेक्सिबल बोन्स जैसे कि ईयर में होता है, नोज में होता है। ठीक है, ईयर, नोज। ठीक है, उसके बाद थ्रोट में हमारे एक पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, दैट इज नोन एज ट्रैकिया। यहाँ पे आपको कार्टिलेजियस मसल दिख जाएगा। एक और काम होता है इसका, टू स्मूदेंस दी ज्वाइंट। ठीक है, ये ज्वाइंट्स में एज ए ल्यूब्रिकेंट वर्क करता है, उसको स्मूथ बनाता है। ठीक है, फिर बचता है हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है ये एक्चुअली एक मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे, कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होगा हमारे, और एनस पे खत्म होगा। ठीक है, फिर आपको रास्ते में कौन कौन दिखेंगे, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारी चीजें, इन सभी जगहों पे कहा दिखेगा आपको, सिंपल या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसके कुछ इमेजेस में आप दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आप, टेंडन्स मसल्स को बोन से ज्वाइन कर रहे हैं, लिगामेंट्स क्या कर रहे हैं, बोन को बोन से ज्वाइन कर रहे हैं, एंड जो कार्टिलेज है वो देखो यहाँ पे एज जॉइंट्स के बीच में ल्यूब्रिकेंट का यूज कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज योर मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, स्मूथ मसल्स आपको दिखेंगे स्टमक में, इसोफेगस में। ठीक है, now next we have is which one of the following organisms belong to kingdom Monera। ठीक है, अब जो हमारे एनिमल किंगडम है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली पांच तरीके की डाइवर्सिटीज हैं। ठीक है, पांच तरीके को उसको डिवाइड किया गया है। डिवाइड क्यों किया गया है, तो किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। ठीक है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। ठीक, सबकी ग्रोथ अलग अलग तरीके से हुई है। ठीक है, सो बेसिकली उनके नाम आप देखोगे तो होते हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया, फंगाई एंड प्लांट। ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इन फाइव बेसिक डिफरेंसेस के हिसाब से इनके फाइव डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डाई एटम, यूग्लिना, एनाबेना एंड यूलोथ्रिक्स। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो आप डाई एटम को देखोगे, डाई एटम और यूग्लिना ये दोनों ही प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, और जो यूलोथ्रिक्स है वो बिलोंग करता है प्लांटे से। तो बचा सिर्फ एनाबेना जो कि मोनेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनाबेना का डायग्राम। ठीक है, दीज आर डायटम्स, यूग्लिना एंड यूलोथ्रिक्स। ऑलराइट, now next question we have is which one of the following diseases does not transmit through the droplets coming out from mouth or nose of an infected person। so generally ये जो ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम माउथ, ये क्या होता है, कब होता है, कफ जब हम करते हैं तब होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो कुछ डिजीजेज ऐसे हैं जैसे कि न्यूमोनिया है, कोविड-19 है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये कफिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कोल्ड होता है, पर्सन को खांसी होगी, फिर कफ करेगा वो, और उसके थ्रू ये फैलेंगे। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं हम
एयरबॉर्न डिजीजेस। फिर बचता है HIV एड्स। HIV एड्स ऐसे इस तरीके से नहीं फैलता है, ठीक है, इट डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू द ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ, ठीक है। तो ये कैसे फैलेगा, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। प्रेगनेंसी में अगर पेरेंट को है तो उनके बच्चे को हो सकता है। अगर कुछ ऐसा इंजेक्शन यूज हुआ है जिसने कि जो कि डॉक्टर ने, नर्स ने, किसी ने भी हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट पे यूज किया जिसको कि एड्स था, तो वापस से वो HIV वायरस दूसरे को भी हो सकता है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, इफ यू हैव बीन ट्रीटिंग समवन तो उसका ब्लड यूज हो, ब्लड लग गया, कुछ हो गया, ऐसी चीजों से हो सकता है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दैट इज वन ऑफ द वेरी अनलकी मेथड्स ऑल्सो, क्योंकि आपको किसी ऐसे पर्सन का ब्लड आपको चढ़ाया गया जिसको कि HIV वायरस था उसकी बॉडी में, तो वो आपकी बॉडी में भी आ जाए, राइट। सो दीज आर फ्यू वेज जिससे कि एड्स फैल सकता है, राइट। Next question we have is which one of the following is not a breakdown product of glucose during respiration, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। सो ग्लूकोज जो ब्रेक होता है, सबसे पहले पायरुवेट में ब्रेक होगा, उसके बाद 3 तरीकों से इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे में ऑक्सीजन थोड़ा बहुत होता है पर बहुत कम होता है, एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एब्सेंस में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखो क्या क्या बन रहा है, इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, लैक्टिक एसिड बना, वाटर बना, ये 4 चीजें हैं। तो इथेनॉल हमें देखने को मिला, लैक्टिक एसिड देखने को मिला, वाटर भी देखने को मिला, पर मेथनॉल देखने को नहीं मिला। सो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली इफ यू हैव अ सिस्टम, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, इसका मतलब ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी सिस्टम में हीट आ रही है, दी जा रही है सिस्टम, तो ये हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक के जो एग्जांपल्स होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे उसमें ज्यादातर आप देखोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और एंडोथर्मिक में आप देखोगे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे होते हैं, उसमें आप देखोगे कि क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कौन सा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी इज योर डीकम्पोजिशन, CaCO3 दैट इज लाइमस्टोन। इसको जब हम हीट देते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है CaO प्लस CO2, ठीक है ना। तो ये डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ए ब्रेक्स डाउन इनटू टू पार्ट्स और टू और मोर पार्ट, दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। Next question, let's see. Packets of potato chips are usually flushed with which one of the following gases to prevent rancidity? ठीक है. So rancidity is an application of या is an outcome of oxidation. और उससे बचने के लिए नाइट्रोजन गैसेस डाले जाते हैं चिप्स के पैकेट्स में, ठीक है। और इस वजह से ये सेफ रहता है, प्रिजर्व्ड रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देन उसके अलावा क्या क्या तरीके हैं प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी को, ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो आप, इनर्ट गैस यूज करो, ऑक्सीजन का स्कैवेंजर, मतलब अगेन इट इज रिलेटेड टू एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। रेफ्रिजरेशन यूज कर सकते हैं, डार्क प्लेस में यूज करेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग, ये सभी तरीके हैं क्या करने के, रेंसिडिटी से बचने के लिए या ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो मेटल्स में ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट we have according to early Indian philosophers what are the basic elements described in the Panchtatva। ये तो आई गेस सबका ही सही होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या क्या होता है, आपको एयर मिलेगा, अर्थ मिलेगा, स्काई मिलेगा, वाटर मिलेगा, फायर मिलेगा, ये 5 तत्व हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये आपको दिखेगा यहाँ पे ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दीज आर योर 5 एलिमेंट्स, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, that is a milkman adds a small amount of baking soda to milk, this makes the pH of the milk, ठीक है। अब जो मिल्क का pH होता है ना, pH of milk is around 6.5, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है, टुवर्ड्स न्यूट्रल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो बेकिंग सोडा मिला रहे हैं
उसका पीएच होता है 8.3। तो आप अगर स्केल पे देखोगे तो भाई यहाँ पे 6.5 है और यहाँ पे कहीं 8.3 होगा, बीच में यहाँ पे 7 होगा। ठीक है ना। अब सोच ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे अगर 6.5 में हम 8.3 मिला रहे हैं तो ये इधर तो जाएगा नहीं, जाएगा तो आगे ही। ठीक है, सो बेसिकली एसिडिक वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ से हट ही गया। फिर स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब बेसिक नेचर, स्ट्रांगली एल्कलाइन का मतलब होता है कि भाई 12, 13, 14 उधर जा रहे हैं हम पीएच वैल्यू, जब मिलाया ही 8.3 वाला है ना, 8.3 वाला मिलाया है तो ये इससे आगे तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये भी खत्म हो गया, फिर बचता है वीकली एल्कलाइन। ठीक है, इसका पीएच कहीं इधर बीच में रहेगा, 8 के अराउंड, 7.89 के अराउंड। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिल्क का शेल्फ लाइफ बढ़ सके। ठीक है, तुरंत ही ये खराब ना, राइट। Next, we have which one of the following metal oxides does not usually react with sodium hydroxide? अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आप इसमें से देखोगे ना, जो एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये रिलेटिवली हायर हैं इन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसलिए ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉज होगा। और जो कॉपर ऑक्साइड है, TuO, ये बहुत लो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सो इसीलिए जो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। When calcium metal reacts with sulfuric acid, the reaction stops after a short while. Why? ठीक है, अब अगेन यहाँ पे क्या होता है, अब कैल्शियम मेटल का कोई हमने ब्लॉक ले लिया, दिस इज योर कैल्शियम। अब हमने क्या किया, इसको डाला H2SO4 में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक बीकर है, इसमें हमने क्या डाला हुआ है, H2SO4 है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कहाँ है, अब होगा क्या, कैल्शियम प्लस H2SO4। अब कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब कैल्शियम सल्फेट की ना यहाँ पे एक लेयर जम जाती है चारों तरफ। ठीक है, अब ये लेयर क्या करेगी, प्रिवेंट कर देगी। ऊपर से एक लेयर बन गई, कैल्शियम सल्फेट बन गया ये पूरा का पूरा ऊपर से। अब कैल्शियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ, नहीं ना, दोनों के पास सेम एनायंस हैं। ठीक है ना, तो अब ये इसके साथ डिस्प्लेस करेगा भी तो बनेगा तो वही। ठीक है, इसीलिए ये कैल्शियम सल्फेट का ऊपर एक लेयर बन जाता है और वो अंदर का पूरा कैल्शियम मेटल को बचा लेता है। ठीक है, इट अवॉइड्स द फर्दर कोरोजन। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप आंसर देखोगे, दैट इज योर ऑप्शन बी। Formed calcium sulfate is insoluble in water and covers the calcium metal, preventing it from reacting any further. ठीक है, चलिए नेक्स्ट we have is when a white light beam is made to fall on a hollow prism light with water, prism filled with water, it breaks into 7 constituent colors. Which of the following colors suffer the maximum angle of deviation? अब आपको पता होगा ये कौन सा फेनोमेना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 constituent कलर्स। अब यहाँ पे देखो ये 7 कलर्स हैं, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये मतलब ये एक्चुअली रिफ्रैक्शन है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो इसलिए लाइट बेंड हो रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है एंगल ऑफ डेविएशन का, ऐसे लिख देता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन अगर किसी चीज की ज्यादा है, इसका मतलब उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। जो जितना ज्यादा डेविएट हुआ उसका वो उतना ही कम दूर तक ट्रेवल करेगा, ये आप याद रखना। एंड उल्टा, अगर एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब खुद बताओ, आपको पता है कि विबग्योर में सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का, तो वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन we have is which one of the following is not a luminous object? अब luminous objects क्या होते हैं, which have their own light। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जो सन है उसका अपना लाइट होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी भी एक स्टार्स हैं, तो स्टार्स के भी अपने लाइट हैं, लेकिन जुपिटर जो है, जुपिटर का
कोई लाइट नहीं होता है, ठीक है। जुपिटर इज अ प्लैनेट, ठीक है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए, next we have, let an electric current of 1.5 ampere flow through an incandescent lamp in a circuit. What is the amount of charge that flows through it in 10 milliseconds? ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 मिलीसेकेंड्स। 10 मिलीसेकेंड्स का मतलब ये होता है कि 10 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड्स, ठीक है, ये है हमारा टाइम। और करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर और चार्ज निकालना है। अब हमें इसके लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो क्यू इज विल बी इक्वल टू आई इंटू टी। 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2। 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, दैट विल बी 0.015 कूलम्स। सो ऑप्शन ए आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, विच वन among the following is not a renewable energy source? अब renewable source और non renewable sources, ठीक है, क्या क्या होते हैं? सो renewable source का मतलब ये है कि ये क्या होगा, inexhaustible, कभी खत्म नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल क्या होगा, एग्जॉस्टिबल होगा, ठीक है। देन उसके बाद आप देखें आगे, तो ये क्या होते हैं, नॉन पोल्यूटिंग, हाउएवर दे आर पोल्यूटिंग। तो एग्जाम्पल आप अगर देखते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के, तो आपको देखने को मिलेगा सोलर एनर्जी, खुद ही सोच लो जितने भी नॉन पोल्यूटिंग है। टाइडल हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, जियोथर्मल हो गया, ये सभी क्या है, हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वी हैव इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? अब क्लोरोफिल क्या होता है? सो क्लोरोफिल इज अ green pigment which is responsible for the photosynthesis process, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज की प्लांट्स यूज दिस प्रोसेस टू मेक देयर फूड, ठीक है। अब इसका काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लीफ एंड स्टेम में ग्रीन कलर होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन भी इसका एक फंक्शन होता है, मतलब ये क्या करेगा, फोटोन इज दिस एनर्जी सनलाइट से जो आ रहा है, ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड उससे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। देन वाटर को स्प्लिट करता है, वाटर स्प्लिटिंग। एंड वन मोर फंक्शन इज, जो लाइट एनर्जी सन से मिलती है हमें, उसको कन्वर्ट करता है ये केमिकल एनर्जी में। सो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी ऑक्सीडेशन इधर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी जो कि क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव इज, which one of the following statements about life process in single celled organism is not correct, ठीक है। अब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सिर्फ एक सेल होता है, वन सेल। वही एक सेल सब कुछ करेगा, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ फूड करेगा, एसिमिलेशन करेगा, डाइजेशन करेगा एंड एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है, सब कुछ यही करेगा, ठीक। अब क्या होता है, जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, एंड जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ग्लैंड बनता है। सो बेसिकली यहाँ पे जब बात हो रही है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, उनके पास टिश्यूज और ग्लैंड तो नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा, दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक। नहीं, ऑर्गन तो चाहिए ही नहीं,
है ही नहीं मतलब, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ही जो है हमारा वो गलत हो जाएगा, एंड ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अमीबा का। ठीक है, अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं जो कि उसके फॉल्स लेग्स होते हैं, उसी से ये क्या करता है, फूड को सराउंड करता है, खाता है। ठीक है, फिर वैक्यूल्स में सारी एनर्जी जाती है, स्टोर होती है फूड। ठीक है, और उसी के थ्रू फिर वो ओपन हो जाता है, एंड देन सारा का सारा एक्सक्रीशन चला है। सो बेसिकली एक ही सेल है जो कि सारे काम कर रहा है। ठीक है, next we have is, which one of the following organism does not possess notochord at any stage of its life cycle? अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो बेसिकली नोटोकॉर्ड को समझ लो आप, होता है ये बैकबोन। ठीक है, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये होगा कहाँ पे, ये डॉर्सल साइड पे होता है। डॉर्सल साइड का मतलब बैक साइड ऑफ द बॉडी। अगर फ्रंट साइड पूछे आपसे कोई, तो क्या होता है फ्रंट साइड, दैट इज वेंट्रल साइड। ठीक है ना। अब ये बैकबोन इन सब में किसके पास होता है, किसके पास नहीं होता है, तो चलिए इमेजेस के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है होलोथुरिया। ठीक है, होलोथुरिया, हर्डमेनिया एंड सैलामेंडर। ठीक है ना। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे ये है हमारा हर्डमेनिया। ठीक है, देन उसके बाद आता है एक्सोसीटस। ठीक है, एंड ये है हमारा होलोथुरिया, जिसका की कॉमन नेम होता है सी क्यूकम्बर। ठीक है, नाउ इसमें आप देखोगे जो सैलामेंडर है हमारा, सैलामेंडर में भी एक बैकबोन है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड के पीछे डॉर्सल नर्व कॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, जब आप एक्सोसीटस को देखोगे यहाँ पे भी एक नोटोकॉर्ड है। ठीक है, जब आप थर्ड मेनिया को देखोगे यहाँ पे भी आपको एक नोटोकॉर्ड दिखेगी, बैकबोन दिखेगा। बट सी क्यूकम्बर का पूरा आप देखोगे तो पूरा खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, होलोथुरिया का। ठीक है, सो दैट इज वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव, which one of the following pairs is not correctly matched? ठीक है, so basically यहाँ पे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करेंगे। अब ये क्या होते हैं, तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है कि रिएक्ट्स टू लाइट। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म का मतलब कि ग्रोथ जो होती है वो टुवर्ड्स अर्थ होती है। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है कि भाई कोई आउटसाइड केमिकल आया है बॉडी में और उसकी उस पे वो रिएक्ट कर रहा है। एंड हाइड्रोट्रोपिक ट्रॉपिज्म इज की वाटर की वजह से ग्रोथ। ठीक है, यहाँ यही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएंगी। फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू लाइट सोर्स, जियोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू द ग्रेविटी, कीमोट्रॉपिज्म इज आउटसाइड केमिकल, एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू द वाटर। अब आप सोच के देखो, जो एक कोई जैसे हम लोग पॉट लगाते हैं ना, पॉट, अब कोई उसी पॉट को हम अगर उल्टा कर दें, ठीक है ऐसे कुछ कर दें हम, अब इसमें से जो हमारा प्लांट निकलेगा वो हमेशा वो इस तरफ को निकलेगा, उसका फ्लावर, उसका शूट। ठीक है, और जो रूट्स होंगे वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे रहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं रहेंगे। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको मिल रहा है जियोट्रोपिज्म और इसको मिल रहा है फोटोट्रोपिज्म। ठीक, तो शूट और रूट सही है ये। कीमोट्रोपिज्म मतलब पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब हमेशा बाहर से आते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, फिर बचता है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो फ्लावर में हाइड्रोट्रोपिज्म नाम से कुछ भी नहीं होता, मतलब वाटर की वजह से फ्लावर नहीं बनता है। ठीक है, सो इसीलिए ये क्या है, एक गलत ऑप्शन है और हमारा आंसर भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स? तो भैया जो नीचे होते हैं ना हमारे, ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी महंगे महंगे मेटल्स जिनके ज्वेलरीज बनती हैं, तो बेसिकली ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनका इतना ज्यादा यूजेस होता है ज्वेलरीज में। ठीक है, ताकि जल्दी से ये खराब ना हो। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। इसका जो नाम है, लैटिन नेम, दैट इज ऑर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर? ठीक है, तो जो भाई ऊपर के है ना हमारे, पोटेशियम और सोडियम, ये है बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इतने रिएक्टिव कि इसको पानी में डाल दो तो आग लग जाती है। ठीक है, तो सोडियम इज आवर आंसर। ऐसा कुछ होता है, सोडियम मेटल डाल दो ना पानी में, ऐसा कुछ हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है,
Then manganese is extracted by heating manganese oxide with aluminum powder. Which one of the following statement with regard to reaction is correct? ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये रिएक्शन की बात हो रही है MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, इट गिव्स Al2O3 प्लस Mn प्लस लॉट ऑफ हीट एनर्जी। अब ये बहुत ज्यादा हीट होती है, इतना हीट होता है कि जो मैंगनीज मिलता है वो हमें मॉल्टन स्टेट में मिलता है, पिघले हुए स्टेट में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिस्टम में से हीट बाहर जा रही है ना, यही वाली हीट। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ये अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which one of the following properties decreases across the periodic table from left to right and increases from top to bottom। मतलब हमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज चाहिए, या उल्टा डिक्रीजेस अक्रॉस। अच्छा हाँ, यहाँ पे डिक्रीज चाहिए और यहाँ पे इंक्रीज चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज की इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है शेल से। ठीक है, तो वो होता है हमें कि कितना एनर्जी चाहिए होगा। ठीक, अब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है हमारा, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियस कम होता है। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बेसिकली जो ये है फॉन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो राइट साइड में होता है। मैं पीरियोडिक टेबल पे दिखाऊंगा आपको, डिक्रीज, और इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन हमें निकालना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन हमें डालना है शेल में। ठीक है, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए, तो ये बेसिकली सेम रहता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगी और इधर से इधर आएंगे तो घटेगी। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज, इधर से इधर आएंगे तो डिक्रीज। तो बचता है हमारा आंसर एटॉमिक रेडियस। जो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज योर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो ये थे फॉन जो मैंने आपको बोला, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, दैट वाज इट विद दिस वीडियो। I'll see you in the next one. Till that, keep revising and keep your Josh high. Also, when I'm solving these questions, please try to solve them along and comment your scores down below. Thank you so much. Jai Hind.